क्या आप कभी किसी बागवानी की दुकान पर खड़े हुए हैं? एक हाथ में 20 रुपए का बीजों का पैकेट और दूसरे में 200 रुपए की खूबसूरत पैकिंग पकड़े हुए। दोनों ही रसीले टमाटर या कुरकुरे खीरे का वादा करते हैं। लेकिन क्या 10 गुना ज्यादा कीमत चुकाना सही है? क्या यह सिर्फ मार्केटिंग है? या ज्यादा कीमत के पीछे सचमुच भविष्य की बम्पर पैदावार छिपी है? आज हम एक ईमानदार प्रयोग करेंगे और इस सवाल का हमेशा के लिए जवाब देंगे। हम सस्ते और महंगे बीजों को बिल्कुल एक जैसी परिस्थितियों में बोएंगे और पहले अंकुर से लेकर आखिरी फल तक उनकी निगरानी करेंगे। मैं वादा करता हूं, नतीजे आपको चौंका देंगे। प्रयोग की शुद्धता के लिए हमने सबसे लोकप्रिय फसलों में से एक टमाटर को चुना है। हमारे रिंग के बाएं कोने में है 20 रुपए का एक अनाम पैकेट जिस पर एक सादा सा चित्र बना है, और दाएं कोने में है 200 रुपए के प्रसिद्ध कृषि समूह के बीज जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता और अविश्वसनीय स्वाद का वादा करते हैं। दोनों योद्धाओं के लिए परिस्थितियां बुनियादी मगर पूरी तरह समान होंगी। एक जैसी मिट्टी, एक जैसे गमले और रोशनी व पानी की समान मात्रा, कोई रियायत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ये बड़ा प्रयोग। पहली कड़ी, अनबॉक्सिंग और पहली पहचान। हमारे सामने है हमारे दो नायक, दो योद्धा जो अच्छी पैदावार के लिए एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। आइए हमारे पहले प्रतिभागी पर नजर डालते हैं। यह है 20 रुपए वाला बीज का पैकेट। क्या दिखता है हमें? एक सादा बल्कि थोड़ा सा नीरस डिजाइन, सामान्य कागज जो आसानी से मुड़ जाता है। टमाटरों की तस्वीर सच कहें तो देखकर भूख नहीं बढ़ती। ये थोड़ी फीकी है, जैसे पिछली सदी में बनी हो। किस्म का नाम कुछ बहुत ही आम और घरेलू सा, जैसे बाग बगीचे का दुलारा या खेतों की खुशी। अब इसे पलटकर देखते हैं कि निर्माता हमें क्या वादे करता है। आमतौर पर यहां सब कुछ बहुत संक्षिप्त होता है। बड़े स्वादिष्ट फल, उच्च पैदावार, देखभाल में आसान। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान दें, कोई ठोस जानकारी नहीं। कितने बड़े, किलो में कितनी पैदावार, किन बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी है। जवाब में सन्नाटा, बस वे सामान्य सुखद शब्द जो हम सुनना चाहते हैं। बीजों का वजन 0.1 ग्राम। समाप्ति तिथि एक साधारण मुहर से छपी होती है, कभी कभी थोड़ी तिरछी भी। कुल मिलाकर यह एक विनम्र मजदूर जैसा है जो प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। ये बस मौजूद है, और इसकी कीमत, याद दिला दूं, सिर्फ 20 रुपए है। अब हम उसके प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ते हैं। 200 रुपए वाला पैकेट। अंतर खुली आंखों से तुरंत दिख जाता है। यह अब सिर्फ कागज नहीं, बल्कि मोटा चमकदार गत्ता है। अक्सर दोहरी पैकेजिंग होती है। अंदर एक और एयर टाइट फॉइल का पैकेट होता है, बेहतर सुरक्षा के लिए। टमाटरों की तस्वीर, यह तो बस एक कलाकृति है। चमकीली रसीली, हर टमाटर चमक रहा है। उस पर ओस की बूंदें साफ दिख रही हैं। ऐसा लगता है मानो इसे तस्वीर से निकालकर अब भी खा ले। अब विवरण पर गौर करते हैं। यहाँ सब कुछ कहीं ज्यादा गंभीर है। सबसे पहले, यह शायद F1 हाइब्रिड है जो पहले ही चयनकर्ताओं, सेलेक्टरों के काम को दर्शाता है। इसका नाम आकर्षक होगा, शायद विदेशी। और फिर तथ्यों द्वारा समर्थित फायदों की एक लंबी सूची है। विशिष्ट बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, जैसे कि फाइटोफ्थोरा, वर्टिजिलोसिस और क्लैडोस्पोरियोसिस। अक्सर फल का सटीक वजन बताया जाता है, 150 से 200 ग्राम तक। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अनुमानित पैदावार। उदाहरण के लिए, सही कृषि तकनीकों का पालन करने पर एक पौधे से 5 किलोग्राम तक। निर्माता वादे करने और उन्हें आंकड़ों से पुष्ट करने से नहीं डरता। सारी जानकारी स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता में छपी है। तुरंत दिखता है। इस पैकेजिंग पर मार्केटिंग विशेषज्ञों ने काम किया है। तो पहले चरण में हमारे पास क्या है? एक तरफ 20 रुपए वाला एक विनम्र और कम बोलने वाला पैकेट। दूसरी तरफ 200 रुपए वाला एक चमकीला, विश्वसनीय और बहुत कुछ वादा करने वाला खूबसूरत पैकेट। लेकिन पैकेजिंग ही तो फसल नहीं है। हो सकता है यह सिर्फ शानदार मार्केटिंग हो और हम सिर्फ एक सुंदर तस्वीर के लिए पैसे दे रहे हों, या फिर इस ऊंची कीमत के पीछे वाकई उन्नत तकनीक और परिणाम की गारंटी है।
आइए अंदाजा न लगाएं। अब समय आ गया है कि देखें इन पैकेटों के अंदर क्या छिपा है। और अब शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा, आइए अंदर झांकते हैं। दूसरा अध्याय, बीजों का बाहरी स्वरूप। जैसा कि कहा जाता है, जो दिखता है वही बिकता है। हमने दो सफेद प्लेटें ली ताकि सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। सबसे पहले सस्ते पैकेट की सामग्री को बाहर निकालते हैं। हमें क्या दिखता है? बीज एक छोटी सी बेमेल और बेतरतीब ढेरी में बाहर आते हैं। जो बात सबसे पहले नजर आती है वह यह है कि ये सभी बीज अलग अलग हैं। इनका आकार एक जैसा नहीं है। कुछ बीज बड़े और फूले हुए हैं, जबकि बगल में बिल्कुल छोटे और चपटे बीज पड़े हैं। अगर ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि उनका रंग भी थोड़ा भिन्न है। कुछ हल्के रंग के हैं, कुछ गहरे रंग के। कुछ बीजों पर तो गहरे रंग के धब्बे भी हैं। बीजों के साथ साथ थोड़ी धूल, कुछ छोटे कण, शायद सूखे फल के टुकड़े भी बाहर आए हैं। ऐसा नहीं लगता कि इन्हें किसी ने सावधानी से चुना है। मानो इन्हें बस इकट्ठा किया गया हो, सुखाया गया हो और पैक कर दिया गया हो। तुरंत सवाल उठता है, क्या आकार भविष्य के अंकुर को प्रभावित नहीं करेगा? क्या छोटे बीजों से कमजोर पौधे उगेंगे? ये बात हम ध्यान में रखेंगे। और अब एक महत्वपूर्ण पल, महंगे पैकेट को खोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, अक्सर इनके अंदर एक और फॉइल का पैकेट होता है। सावधानी से काटते हैं और दूसरे प्लेट पर निकालते हैं। और वाह, अंतर चौंकाने वाला है। ऐसा लगता है जैसे इन्हें खेत से नहीं बल्कि किसी कारखाने में बनाया गया हो। बीज एक पंक्ति में सैनिकों की तरह एक दूसरे के बगल में पड़े हैं। वे सभी लगभग एक ही आकार और आकृति के हैं, पूरी तरह से श्रेणीबद्ध। सभी का रंग एक समान, स्वस्थ और हल्का बेज है। वे बिल्कुल साफ हैं। एक भी धूल का कण या गंदगी नहीं है। देखने में चिकने, ये तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि इन बीजों को सख्त चुनाव प्रक्रिया से गुजारा गया है। सभी छोटे, क्षतिग्रस्त या गैर मानक बीजों को छांट दिया गया है। आइए दोनों प्लेटों को पास पास रखते हैं। बाईं ओर जैसे किसी गांव की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हों, हर कोई अपने ढंग का, अलग उम्र का। वहीं दाईं ओर वर्दी पहने, एक जैसे दिखने वाले स्पेशल फोर्स के जवान। अंतर स्पष्ट है। और फिर से सवाल उठता है, क्या यह कैलिब्रेशन वास्तव में कोई फायदा देता है, या ये सिर्फ निर्माता का पूर्णतावाद है जिसके लिए हम अपनी जेब ढीली करते हैं? क्योंकि सैद्धांतिक रूप से कोई भी स्वस्थ बीज, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, अपने अंदर विकास के लिए आनुवंशिक कार्यक्रम रखता है। लेकिन बाहरी रूप एक बात है, कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि बीज अपने सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण, बुवाई के लिए कैसे तैयार किए गए हैं। और इस बारे में अगले अध्याय में, तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, बीज उपचार। और यहीं पर हमें वो पहले बड़े अंतर दिखते हैं जो हमारी आंखों को सीधे नजर नहीं आते। आइए फिर से अपने सस्ते बीजों पर एक नजर डालें। जैसा कि हमने पहले देखा, वे बिल्कुल नंगे होते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक, जैसे प्रकृति ने उन्हें बनाया है। हम बागवानों के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनकी तैयारी की पूरी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। अगर हम सफलता की संभावना बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एक पूरा अनुष्ठान करना पड़ता है। सबसे पहले बीज शोधन। हमें बीजों को पोटेशियम परमैंगनेट, मैंगनीज का घोल या किसी खास दवा के घोल में भिगोना पड़ता है ताकि उनकी सतह पर मौजूद फंगस के बीजाणु मर जाएं। उसके बाद उन्हें अंकुरण के लिए तैयार करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रोथ स्टिमुलेटर, विकास उत्तेजक में भिगोना होता है। कुछ लोग उन्हें कठोर बनाने और गर्म करने जैसे उपाय भी करते हैं। संक्षेप में, यह एक पूरा विज्ञान है। अगर आप एक अनुभवी माली है तो यह आपके लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप नए हैं तो घोल की सांद्रता या भिगोने के समय में आसानी से गलती कर सकते हैं और बीजों को खराब कर सकते हैं। असल में 20 रुपए में हम एक अर्ध तैयार उत्पाद खरीदते हैं जिसमें सुधार की जरूरत होती है। अब आइए महंगे पैकेट वाले बीजों पर नजर डालें। अक्सर जब हम उन्हें बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि वे केवल हल्के भूरे नहीं होते, बल्कि एक चमकीले रंग की परत से ढके होते हैं। यह हरा, नारंगी या नीला हो सकता है। यह सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं है,
इसे इनक्रस्टेशन या ड्रेजिंग कहते हैं। कल्पना कीजिए कि हर एक बीज एक छोटी सी गोली है, जिसकी परत में पहले से ही सब कुछ जरूरी मौजूद है। सबसे पहले इसमें फफूंदनाशक फंगीसाइड होता है। यह वही बीज शोधन है, लेकिन पेशेवर उपकरणों पर और बिल्कुल सही मात्रा में किया गया है। यह परत न केवल बीज को, बल्कि पौधे के नए अंकुर को भी मिट्टी में रहने वाले हानिकारक फंगस से बचाएगी। दूसरे, इस परत में अक्सर सूक्ष्म पोषक तत्वों और विकास उत्तेजकों का एक कॉम्प्लेक्स मिश्रण शामिल होता है। यह भविष्य के पौधे के लिए एक शुरुआती पूंजी या एनर्जी बार की तरह है। यह बीज को तेजी से जागने में मदद करता है और जीवन के सबसे पहले, सबसे संवेदनशील चरण में उसे पोषण देता है। इसका मतलब है कि महंगे बीजों के निर्माता ने हमारे लिए पहले ही सारी तैयारी का काम कर दिया है। वे मानो कहते हैं, चिंता मत कीजिए, हमने सब कुछ संभाल लिया है, बस इस बीज को मिट्टी में बो दीजिए। वैसे ऐसे बीजों को बिल्कुल भी नहीं भिगोना चाहिए, ताकि यह उपयोगी परत धुल न जाए। तो इस चरण में हम महंगे बीजों का सुविधा और तकनीकी में स्पष्ट लाभ देखते हैं। लेकिन मुख्य सवाल अभी भी खुला है। क्या यह शुरुआती सेट अंकुरण की गति और गुणवत्ता में वास्तविक बढ़त देगा? सिद्धांत अच्छी बात है, लेकिन अब व्यवहारिक रूप से देखने का समय आ गया है। अध्याय 4, बुवाई। दोस्तों, अब सिद्धांत की बातें खत्म हुई। हमारे प्रयोग का सबसे अहम और व्यावहारिक हिस्सा अब शुरू हो रहा है। इसी पल हम अपने होने वाले पौधों को जीवन की शुरुआत दे रहे हैं। प्रयोग की सटीकता के लिए हमने बिल्कुल एक समान परिस्थितियां बनाई है। हमारे पास दो एक जैसे पौध कंटेनर हैं। हमने एक ही दुकान से खरीदी गई, एक ही बोरी से निकली, एक जैसी यूनिवर्सल मिट्टी का उपयोग किया है। हमने कंटेनरों को मिट्टी से भरा, उसे हल्का सा दबाया और फिर पहचान के लिए उन पर नाम लिख दिए, ताकि कुछ भी उलझे नहीं। सस्ते और महंगे, कोई पक्षपात नहीं, कोई विशेष सुविधा नहीं। पहले अपने सस्ते वाले बीज से शुरू करते हैं। जैसा तय हुआ था, हमने इन्हें पारंपरिक तरीके से तैयार किया है, यानी कीटाणु रहित करने के लिए थोड़े समय के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के हल्के घोल में भिगोया। अब चिमटी का इस्तेमाल करते हुए हम इन बीजों को गीली मिट्टी की सतह पर सावधानी से फैला रहे हैं। हम ठीक 10 बीज बो रहे हैं। यह जरूरी है ताकि बाद में हम अंकुरण का सटीक प्रतिशत निकाल सकें। अब बारी है हमारे महंगे, विशेष रूप से उपचारित बीजों की। इनकी चमकदार परत काली मिट्टी पर साफ दिखाई दे रही है। याद रखें, इन्हें हम बिल्कुल सूखे ही सीधे पैकेट से निकालकर लगा रहे हैं, ताकि इनके सुरक्षा कवच का पूरा लाभ मिल सके। ठीक उसी तरह चिमट्टी की मदद से हम 10 बीज उनके खास कंटेनर में फैला रहे हैं। जब सभी बीज अपनी जगह पर आ जाए, तो हम सावधानी से उन्हें उसी मिट्टी की एक पतली परत से ढकते हैं, करीब आधे से 1 सेंटीमीटर मोटी परत। बीजों का मिट्टी से बेहतर संपर्क सुनिश्चित करने के लिए हम सतह को हथेली से हल्के से दबाते हैं। और अंत में आती है पानी देने की बारी। हम सीधे पानी की कैन से पानी नहीं डालते, ताकि हमारे बीज अपनी जगह से न हिले, बल्कि स्प्रेयर की मदद से हम मिट्टी को धीरे धीरे नम करते हैं। और यहां भी कड़ा नियंत्रण, हर कंटेनर को 20 बार स्प्रे करते हैं। अंतिम चरण के रूप में हम दोनों कंटेनरों को पारदर्शी प्लास्टिक रैप से ढक देते हैं। यह एक मिनी ग्रीन हाउस का काम करेगा, नमी और गर्मी को बनाए रखेगा, जो बीजों के अंकुरण के लिए बेहद जरूरी है। अब हम इन्हें एक ही गर्म और रोशनी वाली जगह पर एक दूसरे के बगल में रख देते हैं। तो अब दांव लग चुके हैं, बीज मिट्टी में है। इसी पल से असल दौड़ शुरू होती है। हमें बस इंतजार करना है, ध्यान से देखना है और परिणामों को दर्ज करना है। कौन सबसे आगे निकलेगा? 5वां अध्याय, पहले अंकुरों का इंतजार। यह शायद किसी भी माली के लिए सबसे उत्सुकता भरा और थोड़ी बेचैनी वाला चरण होता है। आपने अपनी तरफ से जो कुछ भी बन पड़ा, वो कर दिया है, और अब बस इंतजार करने और उम्मीद रखने के सिवा कुछ नहीं बचा। हमारे दोनों कंटेनर एक दूसरे के पास इंक्यूबेटर की तरह पारदर्शी पन्नी के नीचे रखे हैं। पहला दिन गुजर गया, सन्नाटा। दूसरा गुजर गया, फिर भी कुछ नहीं। कंटेनरों में मिट्टी नम है,
और पन्नी पर पानी की बूंदें जमा हो रही है। इसका मतलब है कि सूक्ष्म वातावरण बिल्कुल सही है। तीसरे दिन तो आप उनमें कई बार झांक कर देखने लगते हैं। बेताबी बढ़ती जाती है। आप मिट्टी की गहरी सतह को गौर से देखते हैं। जीवन के छोटे से छोटे संकेत को भी पहचानने की कोशिश करते हैं। और फिर चौथे दिन की सुबह आती है। हम अपने कंटेनरों के पास जाते हैं और मिल गया। जिस ट्रे पर महंगे लिखा था, उसमें हमें एक नन्ही सी लेकिन बहुत मजबूत हरी कॉम्पल नजर आती है, जो मिट्टी को चीर कर बाहर निकली है। ये पहला अंकुर है, सबसे साहसी और सबसे तेज। उसी दिन शाम तक उसके दो और साथी भी उससे आ मिलते हैं। वे छोटे जासूसों की तरह हैं, जो सबसे पहले जमीन से बाहर निकले। और सस्ते बीजों वाले कंटेनर का क्या? फिलहाल सन्नाटा। मिट्टी वैसी की वैसी शांत पड़ी है। हम एक बार फिर जांचते हैं, कहीं हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया? नहीं, परिस्थितियां वही हैं, लेकिन वे अभी सो रहे हैं। पांचवां दिन आता है, तस्वीर और भी साफ होने लगती है। महंगे कंटेनर में अब तक 7 मजबूत हरी कॉम्पलें नजर आने लगी हैं। वे ताजी और ऊर्जावान दिख रही है। और सस्ते वाले में आखिरकार एक पहला, थोड़ा झिझका हुआ अंकुर निकला। यह अपने पड़ोसी प्रतिस्पर्धियों से थोड़ा पतला है, लेकिन यह यहां है, ये बाहर आ गया है। छठे दिन के अंत तक हम पहले अस्थायी परिणामों का अंदाजा लगा सकते हैं। महंगे बीजों ने लगभग 100% परिणाम लगभग एक साथ दिखाए, जबकि सस्ते वाले बेतरतीब ढंग से उग रहे हैं। कोई 5वें दिन निकला, कोई छठे दिन, और कोई अभी अभी जमीन से बाहर आया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचक है। एक साथ उगने वाले अंकुर इस बात की गारंटी है कि पूरी पौध एक समान विकसित होगी। आपको पीछे रह जाने वालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस चरण में महंगे बीज गति और एकरूपता में स्पष्ट रूप से आगे निकल जाते हैं, लेकिन मुख्य सूचक तो जाहिर है कुल संख्या है। आखिर में कुल कितने अंकुर निकलेंगे? आइए उन्हें कुछ और दिन देते हैं और फिर गिनते हैं। तो 1 हफ्ता बीत चुका है। जितने बीजों को उगना था, वे उग चुके हैं। अब हमारी छठी और इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण अध्याय का समय आ गया है, अपने अंकुरों की गिनती करना। अब हमें पहली ठोस संख्याएं मिलेंगी और हम बीजों की गुणवत्ता के एक महत्वपूर्ण सूचक, उनकी अंकुरण क्षमता का आकलन कर पाएंगे। सबसे पहले हम महंगे लेबल वाले कंटेनर के पास चलते हैं। चलिए साथ में गिनती करते हैं। 1, 2, 3, 8, 9, 10, 10 में से 10। नतीजा 100%। सुरक्षात्मक परत से ढका हर एक बीज जाग गया है और उसने एक नए पौधे को जीवन दिया है। अंकुर एक सीधी साफ कतार में खड़े हैं। ये एक आदर्श परिणाम है, जो दिखाता है कि निर्माता ने हर बीज को इतनी मेहनत से चुना और तैयार किया। पूरी खेप जीवंत निकली। ये वाकई प्रभावशाली है। अब हम अपने कम बजट वाले कंटेनर की ओर बढ़ते हैं। यह की तस्वीर थोड़ी अलग है। साफ दिख रहा है कि अंकुर उतने घने नहीं है। गिनती शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 7, 8। 8 अंकुर। 2 बीज अंकुरित नहीं हुए, यानी अंकुरण क्षमता 80% रही। देखा जाए तो यह अंतर कोई बहुत बड़ा नहीं है। 80% अंकुरण सामान्य बीजों के लिए एक अच्छा स्वीकार्य प्रदर्शन है। कई माली ऐसे परिणाम से भी खुश होते, लेकिन आइए इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। इसका मतलब है कि 10 में से 2 बीज यानी पैकेट का 20% शुरू से ही निष्क्रिय थे, खोखले थे। हमने उन पर कंटेनर में जगह, अपना ध्यान और समय बर्बाद किया। अगर हम मान लीजिए 100 बीज लगाते, तो उनमें से 20 बस उगते ही नहीं। और अब आइए इसे पैसों के रूप में देखते हैं। मान लीजिए हमारे 20 रूबल वाले पैकेट में 10 बीज थे, तो एक बीज की कीमत 2 रूबल हुई। चूंकि उनमें से 2 नहीं उगे, हमने असल में 4 रूबल फेंक दिए। महंगे वाले पैकेट की कीमत 200 रूबल थी, एक बीज 20 रूबल का, लेकिन सब उग गए। यहां हमने एक भी पैसा नहीं खोया। बेशक कुल मिलाकर यह बहुत छोटी रकम है, लेकिन यह तथ्य ही बहुत कुछ कहता है। महंगे बीज खरीदते समय हम गारंटी के लिए भुगतान करते हैं, इस विश्वास के लिए कि हर बीज एक संभावित पौधा है। सस्ते बीजों के साथ हम एक छोटी सी लॉटरी खेलते हैं। इस बार हमें किस्मत से 8 अंकुर मिले, लेकिन 5 या 6 भी उग सकते थे। इस चरण में महंगे बीज 100% अंकुरण के लिए
अपना पहला निश्चित अंक प्राप्त करते हैं। अध्याय 7, पौध की ताकत और स्वास्थ्य। हमने पौधों की गिनती तो कर ली, पर अब समय है उनकी गुणवत्ता परखने का, क्योंकि सिर्फ अंकुरित होना ही काफी नहीं है। अहम यह है कि आप दुनिया में कैसे आए, एक मजबूत और तंदुरुस्त पौधे के रूप में या एक दुबले पतले कमजोर अंकुर के तौर पर। आइए अब हम अपने नवजात पौधों के इन दो समूहों की बारीकी से तुलना करें। पहले उन पौधों पर फिर से एक नजर डालते हैं जो महंगे बीजों से उगे हैं। सबसे पहले क्या ध्यान खींचता है, ये सब पौधे एक जैसे और बिल्कुल सही लगते हैं। इनके तने, जिन्हें कृषि वैज्ञानिक हाइपोकोटाइल कहते हैं, मोटे हैं, गहरे और रसदार हरे रंग के हैं। कुछ में तो बैंगनी रंगत भी दिखाई देती है। ये उनके अच्छे विकास और फास्फोरस को अच्छी तरह से अवशोषित करने की क्षमता का संकेत है। इनके बीजपत्री पत्ते, यानी सबसे पहले निकलने वाले दो पत्ते, बड़े, मांसल और पूरी तरह से खुले हुए हैं, मानो सूरज की रोशनी को उत्सुकता से बटोरते हुए सौर पैनल हो। पूरी पौध मजबूत, छोटी और घनी दिखती है। साफ पता चलता है कि इन्हें एक अच्छी शुरुआत मिली है और इनमें पोषक तत्वों का एक अच्छा भंडार था, जो शायद उसी रंगीन खोल में छुपा था। अब सस्ती किस्म के बीजों वाले गमले की ओर चलते हैं। यहाँ नजारा कुछ अलग ही है। पहली बात तो यह कि जैसा कि हमने पहले देखा था, ये सभी एक साथ नहीं उगे, इसलिए इनके आकार में भी भिन्नता है। कुछ मजबूत पौधे ऐसे हैं जो अपने महंगे भाइयों से ज्यादा पीछे नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर अंकुर काफी पतले हैं। इनके तने ज्यादा हल्के और हल्के हरे रंग के हैं। कुछ पौधे ऊपर की ओर ज्यादा खिंचे हुए लगते हैं, जो थोड़ी रोशनी की कमी या कम आंतरिक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। इनके बीजपत्री पत्ते भी छोटे आकार के हैं। 8 में से एक अंकुर तो इतना कमजोर और पतला है कि जैसे धागा हो। संदेह है कि यह आगे पूरी तरह से विकसित हो पाएगा। शायद ये वही अंकुर है जो सबसे छोटे बीज से उगा था। अगर दोनों गमलों को एक साथ रखा जाए तो फर्क बहुत साफ नजर आता है। एक तरफ है एक समान, शक्तिशाली स्पेशल फोर्स जैसी पौध। दूसरी तरफ है एक मिलीजुली टीम, जिसमें कुछ मजबूत खिलाड़ी हैं तो कुछ खुले तौर पर कमजोर। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भविष्य की फसल की नींव इसी शुरुआती सबसे पहले चरण में रखी जाती है। एक मजबूत पौध को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह लगाने में आसानी होती है। जमीन में लगाने के बाद वह तेजी से अनुकूलित होती है और तनाव व बीमारियों के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी होती है। वहीं एक कमजोर पौधे को हमसे ज्यादा ध्यान, पोषण और अतिरिक्त मशक्कत की जरूरत होगी, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि अंततः वह अपने मजबूत साथियों की बराबरी कर पाएगा। इस स्तर पर महंगे बीजों का फायदा स्पष्ट है। वे उच्च और, इससे भी महत्वपूर्ण, एक समान गुणवत्ता वाली पौध दिखाते हैं। 8वां अध्याय, पिंचिंग या पहला रोपण। हमारे छोटे पौधे अब बड़े हो गए हैं और उनमें असली नुकीले पत्ते भी आ गए हैं। यह इस बात का संकेत है कि उनकी जड़ों को अब सामूहिक गमले में पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है और अब हर पौधे को अपना अलग घर, एक व्यक्तिगत कप देने का समय आ गया है। इस प्रक्रिया को पिंचिंग कहते हैं और यह छोटे पौधों के लिए पहला बड़ा तनाव होता है। अब हम देखेंगे कि हमारी दोनों टीमें इस चुनौती का सामना कैसे करती हैं। हमने एक जैसे प्लास्टिक के कप तैयार किए हैं और उन्हें उसी मिट्टी से भर दिया है। हमारा काम हर छोटे पौधे को सामूहिक कंटेनर से बहुत सावधानी से निकालना और उसे रोपना है। इस दौरान यह बहुत जरूरी है कि नाजुक जड़ प्रणाली को कम से कम नुकसान हो। हम शुरुआत महंगी पौध से करते हैं। हम एक खास खुरपी की मदद से पौधे के साथ मिट्टी के गुच्छे को धीरे से उठाते हैं और जब हम इसे निकालते हैं तो क्या देखते हैं? इस छोटे पौधे की जड़ प्रणाली बहुत अच्छी तरह से विकसित है। ये सफेद जड़ों का एक घना, अच्छी तरह से फैला हुआ गुच्छा है जो मिट्टी को मजबूती से पकड़े हुए है। इसे रेशेदार जड़ प्रणाली कहते हैं। ऐसे पौधे को रोपना एक खुशी की बात है। हम बस इस गुच्छे को कप में तैयार किए गए गड्ढे में रखते हैं, मिट्टी से दबाते हैं और पानी देते हैं। पौधा तो यह भी नहीं महसूस करता कि उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया है। यह लगभग अपनी दृढ़ता नहीं खोता है
पत्ते ताजा और हरे भरे रहते हैं। सभी 10 छोटे पौधे बिना किसी समस्या के इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। अब सस्ती टीम की बारी है। हम उसी तरह सावधानी से पहले सबसे मजबूत छोटे पौधे को उठाते हैं। इसकी जड़ प्रणाली भी बुरी नहीं है, हालांकि शायद महंगे पौधों की तुलना में थोड़ी कम फैली हुई है। लेकिन जब हम कमजोर पौधों को देखते हैं तो स्थिति बदल जाती है। उनकी जड़ें काफी कम होती हैं, वे पतली होती है और मिट्टी का गुच्छा उतना घना नहीं होता। वह आसानी से बिखर जाता है, जिससे जड़ें खुल जाती हैं। यह पहले से ही बुरा है। जड़ों को कोई भी नुकसान एक तनाव है जो पौधे के विकास को कुछ दिनों के लिए धीमा कर देगा। सबसे कमजोर अंकुर, जो एक धागे जैसा दिख रहा था, उसे निकालते समय तो केवल एक दो पतली जड़ें ही दिखाई दी। उसके सफलतापूर्वक पनपने की संभावना बहुत कम है। नतीजतन रोपण के बाद पौधों की स्थिति में अंतर और भी स्पष्ट हो गया है। महंगी पौध अपने कपों में ऐसे ही मजबूती से खड़ी है जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन सस्ती पौध में कई छोटे पौधे स्पष्ट रूप से मुरझा गए हैं। उनके पत्ते लटक गए हैं। उन्हें तनाव से उभरने, क्षतिग्रस्त जड़ों को ठीक करने और फिर से बढ़ने में समय लगेगा। इसका मतलब है कि वे अपने प्रतिस्पर्धियों से और भी पीछे रह जाएंगे। अध्याय 9, विकास दर। पौधों को अलग अलग गमलों में लगाने के बाद से 2 हफ्ते बीत चुके हैं। इन 2 हफ्तों में हमारे पौधे अपनी अलग अलग कपों में अच्छी तरह से जड़ जमा चुके होंगे और अब तेजी से बढ़ने लगे होंगे। आइए एक स्केल लेकर पौधों की ऊंचाई नापते हैं, ताकि यह पता चल सके कि हमारी इस दौड़ में कौन आगे निकल रहा है। सबसे पहले हम महंगे बीजों से उगे पौधों को देखते हैं। पहली चीज जो ध्यान खींचती है वह है इनकी एक रूपता। सभी 10 पौधे बिल्कुल जुड़वां भाइयों जैसे दिख रहे हैं। इनके तने मोटे और मजबूत हैं, जिन पर गहरे हरे रंग के 4 से 5 बड़े और असली पत्ते निकल चुके हैं। ये पौधे ऊपर की तरफ ज्यादा नहीं खिंचे हैं, बल्कि चौड़ाई में फैलकर एक मजबूत रोसेट बना रहे हैं। आइए अब स्केल से जमीन से लेकर सबसे ऊपरी हिस्से तक इनकी ऊंचाई नापते हैं। पहला पौधा 12 सेंटीमीटर, दूसरा 12.5 और तीसरा 12 सेंटीमीटर। औसतन इनकी ऊंचाई 12 से 13 सेंटीमीटर के बीच है। यह एक स्वस्थ और मजबूत पौध के लिए बहुत अच्छा संकेत है। अब हम अपने सस्ते बीजों से उगे पौधों की तरफ चलते हैं। याद दिला दो कि प्रतिरोपण के बाद इनमें से 8 पौधे ही बचे थे। यहां भी पहले की तरह ही स्थिति असमान है। 2 सबसे मजबूत पौधे, जो शुरुआत से ही सबसे आगे थे, वे काफी अच्छे दिख रहे हैं। इनकी ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है। ये महंगे पौधों के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़े छोटे हैं और इनके तने भी थोड़े पतले हैं। अब बात करते हैं बीच वाले 4 पौधों की। ये बाकियों से काफी पीछे दिख रहे हैं। इनकी ऊंचाई लगभग 8-9 सेंटीमीटर है। इनमें पत्तियां भी कम हैं और उनका आकार भी उतना बड़ा नहीं है। ऐसा लगता है कि रोपण का तनाव इन पौधों के लिए ज्यादा मुश्किल रहा और इन्हें खुद को ढालने में ज्यादा समय लगा। और आखिर में वे 2 सबसे कमजोर पौधे, जिन्होंने प्रतिरोपण की प्रक्रिया को बड़ी मुश्किल से झेला है, ये बिल्कुल ही मुरझाए हुए और कमजोर दिख रहे हैं। इनकी ऊंचाई सिर्फ 5-6 सेंटीमीटर है। ये काफी बड़ा अंतर है। शायद इनसे अच्छी पैदावार मिल पाना मुश्किल होगा, भले ही हम इन्हें कितनी भी खाद या पोषण दें। तो ये आंकड़े क्या बताते हैं? महंगे बीजों से उगे पौधों की औसत ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और सभी पौधे एक समान मजबूत हैं। वहीं सस्ते बीजों से उगे 8 पौधों की औसत ऊंचाई लगभग 9 सेंटीमीटर है। लेकिन सबसे अहम बात है इनकी गुणवत्ता में जमीन आसमान का अंतर। हमें सिर्फ 2 पौधे ही वाकई अच्छे मिले हैं, जबकि बाकी 6 पौधों को काम चलाऊ ही कहा जा सकता है। इस स्तर पर यह साफ हो जाता है कि महंगे बीज न सिर्फ अच्छी वृद्धि देते हैं, बल्कि पूरी खेप में एक समान, स्थिर और उच्च गुणवत्ता वाला विकास सुनिश्चित करते हैं। 10वां अध्याय, खेत में पौधों का रोपण। नर्सरी का समय अब समाप्त हो रहा है। हमारे पौधे मजबूत हो गए हैं। बाहर मौसम गर्म और सुहाना हो गया है और अब समय आ गया है सबसे महत्वपूर्ण कदम का, उन्हें अपनी स्थायी जगह पर ले जाने का। अपने प्रयोग के लिए हमने 2 बिल्कुल एक जैसी अगल-बगल बनी क्यारियां तैयार की हैं।
उनमें मिट्टी एक समान है और धूप भी बराबर मिलती है। अब हम देखेंगे कि हमारे प्रतियोगी वास्तविक मैदान ए जंग जैसी परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करते हैं। हमने गड्ढे तैयार किए और हर एक में बराबर मात्रा में खाद और राख डाली। एक अच्छी शुरुआत के लिए यह सामान्य तैयारी है, किसी को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं। अब हम अपनी महंगी पौध की रोपण प्रक्रिया शुरू करते हैं। हम पौधों को कपों से सावधानी से निकालते हैं। मिट्टी का गोला घना है और पूरी तरह से मजबूत सफेद जड़ों से लिपटा हुआ है। यह एक आदर्श संकेत है। हम पौधे को गड्ढे में रखते हैं, मिट्टी डालते हैं, हल्के से दबाते हैं और अच्छी तरह पानी देते हैं। यह प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। सभी पौधे मजबूत, स्वस्थ और गहरे हरे पत्तों वाले हैं। वे सच्चे एथलीटों की तरह दिखते हैं, नई चुनौतियों के लिए तैयार। 10 जुड़वा पौधे अपनी क्यारी में जगह बना लेते हैं। अब हम बजट टीम की ओर बढ़ते हैं। याद दिला दूं, हमारे पास अलग अलग आकार के 8 पौधे हैं। तो सबसे अच्छे पौधों में भी जड़ों का अच्छा गुच्छा है और उन्हें बिना किसी समस्या के प्रत्यारोपित किया जाता है। लेकिन बाकी के साथ चीजें थोड़ी मुश्किल हैं। औसत दर्जे के पौधों की जड़ प्रणाली कमजोर है। मिट्टी का गोला उतना घना नहीं है। इसे टूटने से बचाने के लिए बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। 2 सबसे कमजोर पौधे जो कभी दूसरों से आगे नहीं बढ़ पाए, काफी उदास दिखते हैं। उनके तने पतले और पत्ते फीके हैं। सच कहूं तो ऐसी पौध लगाना हमेशा एक जोखिम होता है। वे लंबे समय तक बीमार रह सकते हैं या प्रत्यारोपण के बाद पूरी तरह से मर भी सकते हैं। लेकिन प्रयोग की शर्तें तो शर्तें हैं। हम सभी को रोप रहे हैं। अंत में हमारे पास 2 क्यारियां हैं। एक में 10 समान रूप से मजबूत पौधों की सीधी पंक्ति, दूसरी में 8 पौधों की एक विविध टीम। 2 मजबूत, 4 औसत और 2 स्पष्ट रूप से कमजोर या पिछड़े हुए। अब से प्रयोग एक नए स्तर पर पहुंच गया है। ग्रीनहाउस की अनुकूल परिस्थितियों में बीता पौध का समय समाप्त हो गया है। अब हमारे पौधों को वास्तविक दुनिया का सामना करना होगा। तापमान के उतार चढ़ाव, हवा, बारिश और संभावित बीमारियों से। ठीक इसी समय प्रजनकों द्वारा निहित सभी आनुवंशिक विशेषताएं सामने आएंगी। कौन अधिक सहनशील साबित होगा? अध्याय 11, नए माहौल में ढलना। खुले मैदान में रोपण के बाद का पहला सबसे महत्वपूर्ण सप्ताह बीत चुका है। यह वह समय होता है जब पौधे अपने माहौल में बदलाव के कारण भारी तनाव से गुजरते हैं और अपनी असली जीवन शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। आइए देखें कि हमारी दोनों टीमें इस नए वातावरण में कैसे ढल रही हैं। हम महंगे टमाटरों की क्यारी के पास पहुंचे। नजारा सचमुच दिल खुश कर देने वाला है। सभी 10 पौधे मजबूती से खड़े हैं। उनके पत्ते तने हुए हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने बस रोपण के झटके को बर्दाश्त किया हो, बल्कि उन्होंने तो बढ़ना भी शुरू कर दिया है। उनकी ऊपरी टहनियों पर नए ताजे पत्ते निकल आए हैं। पत्तों का रंग भी पहले जैसा ही गहरा हरा बना हुआ है। यह साफ बताता है कि उनकी मजबूत जड़ प्रणाली ने नई जगह पर तुरंत अपना काम शुरू कर दिया है और वे सक्रिय रूप से पानी व पोषक तत्वों को सोख रहे हैं। तनाव या मुरझाने का कोई निशान नहीं है। यकीन के साथ कहा जा सकता है कि उनका अनुकूलन 100% सफल रहा है। अब हम पड़ोसी क्यारी की तरफ चलते हैं, जहां हमारे बजट वाले टमाटर लगे हैं। यहां जैसा कि अनुमान था, स्थिति थोड़ी अलग है। 2 प्रमुख पौधे जो शुरुआत से ही सबसे मजबूत थे, वे भी ठीक ठाक दिख रहे हैं। उन्होंने भी जगह बना ली है और बढ़ना शुरू कर दिया है, हालांकि शायद अपने महंगे प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में थोड़ी धीमी गति से। लेकिन बाकी 6 पौधे तनाव के साफ साफ लक्षण दिखा रहे हैं। 4 औसत पौधे मानो ठहर से गए हैं। वे न तो बढ़ रहे हैं और न ही उन पर नए पत्ते निकल रहे हैं। उनके निचले पत्ते थोड़े पीले पड़ गए हैं और मुरझा गए हैं। ये रोपण के तनाव की एक आम प्रतिक्रिया है। उनकी सारी ऊर्जा इस वक्त ऊपर के हिस्से के विकास पर नहीं, बल्कि अपनी जड़ प्रणाली को ठीक करने और मजबूत बनाने पर खर्च हो रही है। वे बच तो जाएंगे, लेकिन विकास के मामले में कम से कम 1 हफ्ते या शायद 1.5 हफ्ते पीछे रह जाएंगे। और अफसोस की बात यह है
कि हमारे दो कमजोर पौधे इस परीक्षा में खरे नहीं उतर पाए। उनके पतले तने मुरझा गए हैं और पत्ते सूख गए हैं। वे नई जगह पर टिक नहीं पाए। इसका मतलब है कि 10 सस्ते बीजों से हमें अंत में सिर्फ 6 ही जीवित पौधे मिल पाए, और वे भी अलग अलग गुणवत्ता के। हमारा शुरुआती 80% अंकुरण दर व्यवहार में केवल 60% जीवित रहने की दर में बदल गया। इस स्तर पर हम देख सकते हैं कि महंगी पौध के पास जो शुरुआती बढ़त थी वह कितनी अहम साबित हुई। उनकी मजबूती, शक्तिशाली जड़ें और एकरूपता ने उन्हें बिना समय और ऊर्जा गंवाए रोपण के झटके को सहने में मदद की। वहीं सस्ते बीजों से मिली असमान पौध के कारण कुछ पौधे या तो विकास में बहुत पीछे रह गए या फिर पूरी तरह से मर गए। अध्याय 12, पौधे का आकार और विकास। जमीन में रोपण के बाद लगभग 1 महीना हो गया है। हमारे टमाटर के पौधे अब काफी बड़े हो गए हैं, और अब हम देख सकते हैं कि वे कैसे बढ़ रहे हैं और अपनी झाड़ी का आकार ले रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है, क्योंकि पौधे की शक्ति और उसके स्वास्थ्य पर ही भविष्य की फसल निर्भर करती है। आइए महंगे हाइब्रिड टमाटरों वाली क्यारी पर एक नजर डालते हैं। हमें क्या दिख रहा है? सभी 10 पौधे बहुत एक समान रूप से विकसित हो रहे हैं। वे मजबूत हैं, उनके तने मोटे और केंद्रीय हैं। पत्तियां बड़ी, गहरे हरे रंग की हैं और उनमें बीमारी का कोई लक्षण नहीं है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात उनके बढ़ने का तरीका है। ये टमाटर तेजी से बगल की शाखाएं, जिन्हें हम साइड शूट्स या पासनक कहते हैं, निकाल रहे हैं, और यह काम वे बहुत एक साथ कर रहे हैं। पौधे फैले हुए और घनी पत्तियों वाले बन रहे हैं। ये उनकी आनुवंशिक रूप से निहित विकास की प्रबल शक्ति को दर्शाता है। इस तरह की शक्तिशाली वानस्पतिक वृद्धि वास्तव में पोषक तत्वों के उत्पादन की एक फैक्ट्री है, जो बाद में फलों के निर्माण में काम आएगी। हमें निश्चित रूप से झाड़ी को सही ढंग से आकार देने के लिए कुछ मेहनत करनी होगी। अतिरिक्त साइड शूट्स हटाने होंगे, लेकिन पौधों में खुद बहुत बड़ी क्षमता है। अब हम अपने कम बजट वाले टमाटरों की ओर बढ़ते हैं। याद दिला दूं, हमारे पास अब केवल 6 पौधे बचे हैं, और यहां फिर से असमानता देखी जा रही है। 2 सबसे अच्छे पौधे काफी ठीक दिख रहे हैं। वे भी अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। हालांकि अगर बारीकी से देखें तो उनके तने महंगे वालों की तुलना में थोड़े पतले हैं, और पत्तियां भी छोटी हैं। वे सक्रिय रूप से साइड शूट्स बना रहे हैं और पीछे न रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बचे हुए 4 पौधे, जिन्हें रोपण के बाद सामान्य होने में काफी समय लगा था, विकास में काफी पीछे है। उनकी ऊंचाई कम है और उनके तने पतले हैं। वे बहुत कम साइड शूट्स बनाते हैं, और उनके साइड शूट्स भी कमजोर हैं। पौधे अधिक पतले और कम पत्तियों वाले दिख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उनमें सक्रिय विकास के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है, मानो वे ऊर्जा बचा रहे हों। इन 4 पौधों में से एक तो बिल्कुल ही कमजोर दिख रहा है। उसकी पत्तियों का रंग हल्के हरे रंग का है, जो पोषण की कमी का संकेत हो सकता है। अगर हम दोनों क्यारियों की तुलना करें तो अंतर बहुत बड़ा है। महंगे टमाटरों वाली क्यारी एक घनी मजबूत हरी दीवार जैसी दिख रही है, जबकि सस्ते वाले टमाटरों की क्यारी विभिन्न तीव्रता वाली हरियाली के कुछ द्वीपों जैसी है। यह स्पष्ट है कि दोनों समूहों की आनुवंशिक क्षमता अलग अलग है। महंगे हाइब्रिड प्रबल और तीव्र विकास के लिए तैयार किए गए हैं, जबकि सस्ते किस्मों के परिणाम अधिक साधारण और सबसे महत्वपूर्ण बात अस्थिर है। अध्याय 13, पहले फूलों का आगमन। अब हम सबसे दिलचस्प पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं, फूल आने की शुरुआत। यह एक निर्णायक मोड़ है, जब पौधा अपनी हरी भरी बढ़ोतरी से भविष्य की फसल तैयार करने की ओर बढ़ता है। फूलों के खिलने की गति और उनकी भरमार ही मुख्य संकेतक हैं, जो सीधे तौर पर इस बात पर असर डालते हैं कि हमें अपने पहले पके टमाटर कितनी जल्दी मिलेंगे। हम हर दिन अपनी क्यारियों का ध्यान से मुआयना करते हैं और देखें, पौध लगाने के लगभग 35-40 दिनों के बाद महंगी किस्म के टमाटरों वाली क्यारी में एक खुशी का मौका आता है। 10 के 10 पौधों पर लगभग एक साथ 1-2 दिन के भीतर फूलों के पहले गुच्छे दिखाई देते हैं। ये गुच्छे मजबूत हैं, ढेर सारी कलियों से भरे हैं
और चमकीले पीले रंग के हैं। फूल बड़े और स्वस्थ हैं। यह नजारा वाकई प्रभावशाली है। पूरी क्यारी एक साथ पूरे विश्वास के साथ खिल उठी है। ये तालमेल एक बार फिर बीज सामग्री की उच्च गुणवत्ता और पौधों की आनुवंशिक एकरूपता की पुष्टि करता है। हम आश्वस्त हो सकते हैं कि इस क्यारी में फलों का पकना भी इसी तरह एक साथ होगा। लेकिन सस्ती किस्मों वाली क्यारी का क्या हाल है? यहां भी पहले के सभी चरणों की तरह असमानता देखने को मिलती है। हमारे दो अग्रणी पौधे पीछे नहीं रहना चाहते। महंगी किस्मों के पौधों के लगभग 3-4 दिन बाद उन पर भी फूलों के पहले गुच्छे दिखाई देते हैं। वे भी ठीक ठाक दिखते हैं। हालांकि शायद प्रति गुच्छे में कलियां थोड़ी कम है। यह एक अच्छा परिणाम है। लेकिन बाकी 4 पौधे काफी पिछड़ जाते हैं। एक हफ्ता बीत जाता है और उनमें अभी तक फूल नहीं खिले हैं। वे अभी भी हरे पत्तों की बढ़ोतरी में लगे हैं, मानो अग्रणियों की बराबरी करना चाहते हो। महंगी किस्मों के पौधों पर फूल आने की शुरुआत के 10-12 दिनों बाद ही इन पिछड़ने वालों पर आखिरकार पहले काफी मामूली फूलों के गुच्छे दिखाई देते हैं। व्यवहार में इसका क्या मतलब है? समय में एक बहुत बड़ा अंतर। जब महंगी किस्मों के पौधों पर पहले फल बनने शुरू हो जाएंगे, तब सस्ती किस्मों के कुछ पौधे ही बस फूलना शुरू कर रहे होंगे। इसका नतीजा ये होगा कि फसल एक साथ पकने के बजाय एक लंबी अवधि तक पकती रहेगी। कुछ लोगों के लिए यह शायद एक फायदा हो सकता है, लेकिन उत्पादकता और गति की बात करें तो महंगी संकर प्रजातियां स्पष्ट लाभ दर्शाती हैं। वे समय बर्बाद नहीं करती और अपने आनुवंशिक कार्यक्रम का स्पष्ट रूप से पालन करती है। तेज बढ़ोतरी, एक साथ फूलना और जल्दी फसल। 14वां अध्याय, रोगों और कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता। गर्मियों का मध्य केवल पौधों के तेजी से बढ़ने का ही समय नहीं, बल्कि वह द्वार भी होता है जब विभिन्न रोगजनक और कीट सक्रिय हो जाते हैं। ठंडी बारिशें थम गई हैं और रातें अब ज्यादा ठंडी और नम हो गई हैं। ये टमाटरों के सबसे बड़े दुश्मन लेट ब्लाइट, फाइटोफथोरा के पनपने के लिए आदर्श स्थितियां हैं। अब हम व्यवहार में जांचेंगे कि रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के बारे में उत्पादकों के दावे कितने खरे उतरते हैं। सबसे पहले हम निश्चित रूप से अपने सस्ते टमाटरों की क्यारी का निरीक्षण करते हैं। इन्हीं पर हमें पहले चिंताजनक लक्षण दिखते हैं। दो सबसे कमजोर पौधों के निचले पत्तों पर हल्के भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं, जिन पर भूरी सी परत चढ़ी होती है। यह वही लेट ब्लाइट है। यह बीमारी सबसे कमजोर पौधों पर हमला करना शुरू कर देती है। हम निश्चित रूप से तुरंत पूरी क्यारी का निवारक घोल से उपचार करते हैं, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लेकिन बीमारी के उभरने का तथ्य पहले ही दर्ज हो चुका है। इसके अलावा एक सबसे मजबूत पौधे की नई कोमल चोटी पर हमें माहू एफिड चिपका हुआ दिखाई देता है। अब कीटनाशकों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब विशेष ध्यान के साथ हम महंगे हाइब्रिड टमाटरों की क्यारी की ओर जाते हैं। हम हर पौधे का नीचे से ऊपर तक सावधानी से निरीक्षण करते हैं और हम क्या देखते हैं? कुछ भी नहीं। पत्तियां साफ हरी हैं, एक भी संदिग्ध धब्बा नहीं। यहां तक कि सबसे निचले पत्तों पर भी, जो नम मिट्टी के संपर्क में है, बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। वे पूरी तरह से स्वस्थ दिखते हैं। ये आश्चर्यजनक है, क्योंकि क्यारियां एक दूसरे से केवल कुछ ही मीटर दूर है और फंगस के बीजाणु निश्चित रूप से इन पौधों पर भी पहुंच गए होंगे। लेकिन उनका प्रतिरक्षा तंत्र, जिसे प्रजनकों ने विकसित किया है, हमले का सफलतापूर्वक सामना कर रहा है। वे वास्तव में प्रतिरोधी हैं, जैसा कि पैकेजिंग पर दावा किया गया था। कीटों की बात करें तो यहां भी स्थिति बेहतर है। हमें केवल एक पौधे पर माहू के कुछ जोड़े मिले, जो गंभीर नहीं है। इस स्तर पर बीजों की कीमत में अंतर विशेष रूप से स्पष्ट हो जाता है। यह केवल अच्छी फसल के लिए भुगतान नहीं है, यह आपके पौधों के स्वास्थ्य के लिए भुगतान है। महंगे हाइब्रिड हमारे समय, तनाव और पैसे की बचत करते हैं, जिन्हें हम फफूंदनाशकों और कीटनाशकों पर खर्च कर सकते थे। वे हमें पर्यावरण के लिहाज से ज्यादा स्वच्छ फसल प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत कम रासायनिक उपचार की आवश्यकता होती है। रोगों के प्रति आनुवंशिक प्रतिरोधक क्षमता।
यह शायद पेशेवर बीजों के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है, जो खास तौर पर प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों में ही पूरी तरह से सामने आता है। अध्याय 15। फलों का ठहराव। फूल खिल चुके हैं, पंखुड़ियां झड़ गई हैं और अब उनकी जगह छोटे छोटे हरे गोल दाने दिखने चाहिए। यही हमारे भविष्य के टमाटर है। ये अवस्था फूल आने जितनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि खूब फूल आना एक बात है और हर फूल को फल में बदलना बिल्कुल दूसरी बात। इस प्रक्रिया पर कई कारक असर डालते हैं: मौसम, परागण और यकीनन पौधे की अपनी आनुवंशिकी। आइए अब हमारी उस शानदार और महंगी टमाटर वाली क्यारी को देखते हैं। नजारा वाकई कमाल का है। लगभग हर फूल के गुच्छे में 5-6 फल लगे हुए हैं। वे आकार में एकसार और साफ सुथरे हैं। खाली या झड़ चुके फूल लगभग न के बराबर है। इसे ही उच्च फल ठहराव कहते हैं। पौधे में इतनी पर्याप्त शक्ति है कि वह अपने द्वारा बनाए गए लगभग सभी फूलों को पोषण दे सके और उन्हें फल में बदल सके। टमाटर के पौधे छोटे छोटे हरे टमाटरों के गुच्छों से लदे हुए हैं। अभी से इस अवस्था में एक बहुत अच्छी पैदावार का अनुमान लगाया जा सकता है। अब चलते हैं पड़ोस वाली सस्ती या सामान्य क्यारी की तरफ। यहाँ की स्थिति हमेशा की तरह मिली जुली है। हमारे दो प्रमुख पौधे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी गुच्छियों में 3-4 फल लगे हैं। ये महंगे टमाटरों से कम है, लेकिन फिर भी एक अच्छा और संतोषजनक परिणाम है। हालांकि फलों के लगने के साथ साथ झड़ चुके फूलों की कई सूखी डंडियां भी देखी जा सकती हैं। पौधे में इतनी ताकत नहीं थी कि वह गुच्छे के सभी फूलों को पोषण दे पाता, इसलिए उसने अतिरिक्त फूलों को गिरा दिया। और वहीं 4 कमजोर पौधों पर स्थिति कहीं ज्यादा खराब है। जिन गुच्छों में 5-7 फूल थे, उनमें केवल 1-2 टमाटर ही लगे हैं। बाकी फूल बस झड़ गए। कुछ गुच्छे तो पूरी तरह खाली रह गए, उनमें एक भी फल नहीं लगा। नतीजतन ये पौधे बहुत सामान्य दिखते हैं। यहां वहां इक्के दुक्के हरे फल लटके हुए हैं। ऐसा क्यों होता है आखिर? पेशेवरों द्वारा तैयार किए गए हाइब्रिड किस्मों में अक्सर आनुवंशिक रूप से यह क्षमता होती है कि वे विपरीत परिस्थितियों में भी फल दे सकें, जैसे भीषण गर्मी में या फिर ठंडे मौसम में। जबकि साधारण किस्मों में यह क्षमता कमजोर होती है। वे ज्यादा नाजुक होते हैं और किसी भी तनाव पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए फूल और फल गिरा देते हैं। नतीजतन इस अवस्था में हम देखते हैं कि महंगे बीज सिर्फ वादा नहीं करते, बल्कि हर एक पौधे की कहीं ज्यादा अच्छी पैदावार भी सुनिश्चित करते हैं। क्यारियों में भविष्य के टमाटरों की संख्या अब प्रतिशत में नहीं, बल्कि कई गुना ज्यादा है। 16वां अध्याय। फलों का आकार और बनावट। कुछ और हफ्ते बीत गए हैं। हमारी हरी हरी छोटी टमाटरें बड़ी हो गई हैं, रस भर गया है और वे अब अपने किस्म के आकार तक पहुंच गई हैं। अब हम उनकी बाहरी बनावट का मूल्यांकन कर सकते हैं और उसकी तुलना पैकेट पर किए गए वादे से कर सकते हैं। आइए उन क्यारियों से शुरुआत करते हैं जहां हमारे महंगे हाइब्रिड उग रहे हैं। सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वह है उनकी एकरूपता। झाड़ियों पर लगे सभी फल जुड़वां भाइयों जैसे हैं। वे एक समान, पूरी तरह से गोल या आलू बुखारे जैसी आकृति के हैं, ठीक वैसे ही जैसे पैकेट पर बनी चमकदार तस्वीर में दिखाए गए थे। छिलका चिकना, चमकदार है, बिना किसी दाग या दरार के। आकार भी प्रभावशाली है। हम एक रूलर लेते हैं और कुछ टमाटरों को चुनकर नापते हैं। सभी 6-7 सेंटीमीटर व्यास के भीतर है। ये बड़े भारी फल है, जिन्हें कृषि वैज्ञानिक बाजार योग्य कहते हैं। इनमें से किसी को भी दुकान के काउंटर पर रखते हुए शर्म नहीं आएगी। पौधे बहुत ही उत्पादक दिखते हैं। मजबूत गुच्छे एक जैसे सुंदर फलों के वजन से झुके हुए हैं। अब हम किफायती क्यारी की ओर बढ़ते हैं। यहाँ फिर से हमें विविधता देखने को मिलती है। 2 प्रमुख झाड़ियों पर काफी अच्छे टमाटर लगे हुए हैं। वे बेशक महंगे वाले जितने आदर्श नहीं हैं। कुछ थोड़े टेढ़े हैं, तो कुछ में डंठल के पास धारियां या उभार है और उनका आकार भी निश्चित नहीं है। एक गुच्छे में एक बड़ा टमाटर हो सकता है और कुछ काफी छोटे, लेकिन कुल मिलाकर यह एक सामान्य किस्म के लिए अच्छा परिणाम है। वहीं बाकी 4 झाड़ियों पर नजारा निराशाजनक है। फल कम है और वे खुले तौर पर बहुत छोटे हैं।
उनमें से कई अखरोट से बड़े नहीं हो पाए हैं। उनकी बनावट सबसे अलग अलग है, गोल भी है, टेढ़े भी है और कुछ अजीब से कोणीय आकार के भी हैं। कुछ टमाटरों पर, खासकर ऊपर की तरफ, गहरे धब्बे दिखाई दिए हैं। यह वर्षीन विगलन, ब्लॉसम एंड रॉट है, एक शारीरिक रोग जो अक्सर प्रतिकूल परिस्थितियों में कमजोर पौधों को प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि पहले से ही छोटे से उत्पादन का कुछ हिस्सा बस खराब हो जाएगा। नतीजतन, यदि हम बाहरी बनावट की तुलना करें, तो महंगे बीजों ने हमें प्रीमियम क्लास की फसल दी है। सुंदर, एक जैसे, बड़े फल जो घोषित किस्म से पूरी तरह मेल खाते हैं। सस्ते बीजों ने हमें इकोनॉमी क्लास की फसल दी है। अलग अलग आकार के, हमेशा सुंदर न दिखने वाले फल, जिनमें से कुछ छोटे या बीमारियों से ग्रस्त निकले। अभी से वजन करने से पहले ही आंखों से देखकर ये स्पष्ट है कि उपज के वजन के मामले में महंगे टमाटरों ने बहुत बड़े अंतर से बढ़त बना ली है। अध्याय 17, पकने की गति। हरे टमाटर भी ठीक है, लेकिन हम सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब वे लाल हो जाए। बहुत से बागवानों के लिए, खासकर उन इलाकों में जहां गर्मी कम होती है, पहली फसल जल्दी मिलना बहुत जरूरी होता है। आइए देखें कि इस आखिरी दौर में कौन से टमाटर के पौधे सबसे तेज साबित होते हैं। हम हर दिन उम्मीद भरी नजरों से अपनी क्यारियों का मुआयना करते हैं और फिर एक धूप वाली सुबह हमें वह दिख गया। महंगे हाइब्रिड टमाटरों वाली क्यारी में एक पौधे पर नीचे की डंठल में एक टमाटर का रंग बदलने लगा था। पहले वह दूधिया हुआ, फिर हल्का गुलाबी हुआ और बस 2 दिनों में वह चमकीले गहरे लाल रंग में चमक उठा। पहला लाल टमाटर। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि लगभग तुरंत ही बाकी टमाटरों ने भी उसका पीछा किया। ठीक एक हफ्ते के अंदर सभी 10 पौधों पर नीचे की डंठलों में टमाटर एक साथ पकने लगे। यह अविश्वसनीय रूप से सुविधाजनक है। आप सप्ताहांत में आकर एक साथ अच्छी खासी फसल काट सकते हैं, बजाय इसके कि हर दिन एक दो लाल टमाटरों के पीछे भागे। और बजट वाली क्यारी का क्या? हमारे 2 मुख्य पौधे जो पूरे समय पीछे न रहने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने भी हमें अपना पहला पका हुआ फल दिया। हालांकि यह महंगे हाइब्रिड टमाटरों की तुलना में लगभग 5-7 दिन बाद हुआ। यह एक स्पष्ट देरी थी। बाकी 4 पौधों पर पकने की प्रक्रिया और भी लंबी खिंच गई। जब महंगे पौधे पूरी तरह से पहली फसल दे रहे थे, तब इन पौधों पर फल अभी भी पूरी तरह से हरे थे। सबसे कमजोर जीवित पौधों में से एक से पहला लाल टमाटर हमने महंगे पौधों की तुलना में लगभग 2.5 हफ्ते बाद तोड़ा। इसका परिणाम क्या होता है? इसका मतलब यह है कि ऐसे देरी से पकने वाले पौधों की कुछ फसलें पतझड़ की ठंड पड़ने से पहले पूरी तरह से पक नहीं पाती। ऐसे में फलों को हरे रहते हुए ही तोड़ना पड़ता है और उन्हें घर पर खिड़की की सिल पर पकाना पड़ता है। और जैसा कि सब जानते हैं, उनका स्वाद और सुगंध बिल्कुल वैसी नहीं होती। इस तरह महंगे बीजों ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी। उन्होंने न केवल जल्दी पकने की सुविधा दी, बल्कि जो उतना ही महत्वपूर्ण है, एक साथ बड़ी मात्रा में फसल भी दी। यह उनकी झोली में एक और सकारात्मक बात है, जो साबित करती है कि ऊंची कीमत के पीछे वर्षों का वह प्रजनन कार्य है, जिसका उद्देश्य अनुमानित और तेज परिणाम प्राप्त करना है। 18वां अध्याय, उपज का वजन। अब सच सामने आने का वक्त है। हमारे पूरे प्रयोग की चरम सीमा। हमने दोनों क्यारियों से सभी पके हुए फल इकट्ठा कर लिए हैं। हमारे सामने टमाटरों की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां रखी हैं। आंखों से देखने पर तो अंतर साफ दिख रहा है, लेकिन हमें सटीक, निष्पक्ष आंकड़े चाहिए। इसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक रसोई के वजन मापने वाले कांटे का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले उस क्यारी की उपज वजन के लिए रखी जाती है जहां हमारे महंगे हाइब्रिड टमाटर उगे थे। याद रहे, वहां 10 पौधे थे। हम टमाटरों को अलग अलग बैच में तौलते हैं और फिर उनके वजन को जोड़ते हैं। डिस्प्ले पर दिख रहा अंतिम आंकड़ा प्रभावशाली है, 22 किलोग्राम और 400 ग्राम। 22 किलोग्राम बेहतरीन, सुंदर टमाटर। साधारण गणना करने पर हमें पता चला कि औसतन हर पौधे ने हमें 2 किलोग्राम और 200 ग्राम से थोड़ा ज्यादा उपज दी। यह एक शानदार व्यावसायिक परिणाम है, जो पैकेट पर किए गए वादों से पूरी तरह मेल खाता है।
अब बारी है सस्ती वाली क्यारी की उपज की। यहां आपको याद होगा, सिर्फ 6 पौधे ही बचे और फल दे पाए। हम टोकरी को कांटे पर रखते हैं। डिस्प्ले पर आगदा 7 किलोग्राम और 800 ग्राम है, लगभग 3 गुना कम। लेकिन आइए प्रति पौधे की औसत उपज की गणना करें ताकि तुलना ज्यादा सही हो। 7 किलोग्राम 800 ग्राम को 6 पौधों से भाग देने पर हमें प्रति पौधे 1 किलोग्राम और 300 ग्राम मिलता है। अब हम औसत आंकड़ों की तुलना करते हैं। महंगे पौधे से 2 किलोग्राम 200 ग्राम, जबकि सस्ती वाली से 1 किलोग्राम 300 ग्राम। अंतर 900 ग्राम का है। इसका मतलब है कि महंगा हाइब्रिड सस्ते बीजों से उगे औसत पौधे की तुलना में लगभग 70% ज्यादा पैदावार वाला निकला। आइए अब पैसों की बात करें। हमने महंगे बीजों पर 200 रूबल खर्च किए और 22 किलोग्राम टमाटर प्राप्त किए। बीजों के हिसाब से 1 किलोग्राम टमाटर की लागत लगभग 9 रूबल आई। सस्ते बीजों पर हमने 20 रूबल खर्च किए और लगभग 8 किलोग्राम टमाटर मिले। इसकी लागत प्रति किलोग्राम 2.5 रूबल रही। हाँ, इस पैमाने पर सस्ते बीज ज्यादा फायदेमंद लग सकते हैं, लेकिन हमें उसी जगह से लगभग 3 गुना कम उपज मिली। अगर हम सस्ते बीजों से 22 किलोग्राम उपज चाहते, तो हमें लगभग 2 गुनी जमीन, मेहनत, पानी और खाद की जरूरत पड़ती। और हमने बीमारियों से बचाने वाले उन खर्चों को तो गिना ही नहीं, जिनका इस्तेमाल हमने सस्ती वाली क्यारी में किया था। आंकते दे खुद ही खुद सब कुछ बता रहे हैं। मुख्य पैमाने पैदावार पर महंगे बीजों ने बेमिसाल जीत हासिल की। 19वां अध्याय, स्वाद परीक्षा। तो दोस्तों, यह हमारे प्रयोग का सबसे मजेदार चरण है। तराजू पर संख्याएं बेशक महत्वपूर्ण है, लेकिन हम सब्जियां सिर्फ किलो के लिए नहीं उगाते, हम उन्हें स्वाद के लिए उगाते हैं। अब हम एक ब्लाइंड टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि छिलके के अंदर क्या छुपा है, उसमें कोई फर्क है या नहीं। हमने हर क्यारी से कुछ सबसे आम फल लिए, उन्हें काटा और 2 थालियों में रख दिया। पहले हम सस्ते बीजों से उगाया गया टमाटर चखेंगे। इसे काटते हैं। हमें क्या दिखता है? ये काफी पानीदार है। इसमें बहुत रस और बीज के कक्ष है। फल की दीवारें अपेक्षाकृत पतली हैं, सूंघते हैं। खुशबू है, लेकिन काफी हल्की, थोड़ी घास जैसी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वाद। एक टुकड़ा खाते हैं। खैर, ये एक टमाटर है, एक सामान्य साधारण टमाटर। स्वाद सीधा सादा है, जिसमें स्पष्ट खट्टापन है। मिठास लगभग महसूस नहीं होती। ये बुरा नहीं है, इसे सलाद में काटा जा सकता है, लेकिन ये कोई खास उत्साह पैदा नहीं करता। यह सुपरमार्केट में मिलने वाले उन बेस्वाद सर्दियों के टमाटरों जैसा ही है। और अब सच्चाई का पल। हम महंगे बीज से उगाया गया फल लेते हैं। बाहर से ही ये ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। काटते हैं और ये रहा फर्क। ये गूदेदार है और काटने पर अंदर से शक्कर जैसा दिखता है। बीज कम है और गूदा ज्यादा है। दीवारें मोटी, ठोस हैं। खुशबू, अरे यह तो बिल्कुल अलग बात है। गहरी मीठी, वही असली टमाटर की खुशबू जो गर्मी और घर के बगीचे से जुड़ी है। आंखें बंद करके छकते हैं। हाँ, ये वही है। स्वाद भरपूर, जटिल है। यह मीठा है, लेकिन ज्यादा मीठा नहीं, जिसमें हल्की, मुश्किल से महसूस होने वाली खटास है, जो एक आदर्श संतुलन बनाती है। यह रसदार है, लेकिन पानीदार नहीं। हर टुकड़ा आनंद देता है। स्वाद परीक्षा का निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। अगर सस्ता टमाटर सिर्फ ईंधन है, सलाद के लिए एक सब्जी, तो महंगा वाला एक व्यंजन है। एक ऐसा अकेला पकवान जिसे सिर्फ नमक छिड़क कर यूं ही खाने का मन करता है। स्वाद में फर्क सिर्फ ध्यान देने लायक नहीं था, ये बहुत बड़ा था। और शायद यही महंगे बीजों के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क बन गया, क्योंकि आखिरकार इसी स्वाद के लिए हम अपनी सारी बागवानी की मेहनत करते हैं। 20वां अध्याय, अंतिम निष्कर्ष। हमारा लंबा और दिलचस्प प्रयोग अब समाप्त हो गया है। हमने एक छोटे से बीज से लेकर पके हुए फल तक का पूरा सफर तय किया है। अब समय आ गया है कि हम सभी तथ्यों को एक साथ रखकर उस मुख्य सवाल का जवाब दें, जो हमने शुरुआत में पूछा था। क्या बीजों के लिए ज्यादा पैसे देना उचित है? क्या 20 रुपए के पैकेट और 200 रुपए के पैकेट में वाकई कोई फर्क है? आइए सभी चरणों को एक बार फिर याद करते हैं।
महंगे बीजों ने 100% एक साथ और अच्छी अंकुरण क्षमता दिखाई। वहीं सस्ते वाले 80% ही अंकुरित हुए, और वो भी अनियमित रूप से। महंगी पौध मजबूत, स्वस्थ और एक समान थी, जबकि सस्ती वाली अलग अलग आकार की थी, और उसमें कुछ पौधे तो स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर थे। मिट्टी में लगाने के बाद सभी महंगी झाड़ियां पूरी तरह से जम गईं, जबकि सस्ती वाली में से 2 पौधे मर गए और बाकी लंबे समय तक बीमार रहे। बढ़ने की प्रक्रिया में महंगे हाइब्रिड ने अपनी ताकत, बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता और समय से पहले एक साथ फूलना दिखाया। सस्ती किस्में धीरे बढ़ीं, उन्हें फफूंद रोग, फाइटोफ्थोरा से बचाने के लिए उपचार की जरूरत पड़ी, और उनमें बहुत देर से फूल आए, और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, फसल। महंगे बीजों ने हमें सुंदर, बड़े और एक समान फल दिए। वजन के हिसाब से प्रत्येक पौधे से लगभग 70% अधिक उपज मिली, और सबसे खास बात, उनका स्वाद गहरा, मीठा और असली था। सस्ते बीजों से अलग अलग आकार के, बहुत सुंदर न दिखने वाले टमाटर मिले, जिनका स्वाद सामान्य, थोड़ा खट्टा था। तो इसका क्या मतलब है? हम केवल खूबसूरत पैकेजिंग के लिए भुगतान नहीं करते। उच्च कीमत के पीछे प्रजनकों, ब्रीडर्स के वर्षों की मेहनत है, जिन्होंने इस छोटे से बीज में एक विशाल क्षमता डाली है। हम आनुवंशिकी, जेनेटिक्स के लिए भुगतान करते हैं, जो अनुमानित परिणाम, विश्वसनीयता और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। हम बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए भुगतान करते हैं, जिससे हमारी मेहनत और रासायनिक दवाओं पर खर्च होने वाले पैसे की बचत होती है। हम जल्दी और भरपूर फसल के लिए भुगतान करते हैं, और अंत में हम लाजवाब स्वाद के लिए भुगतान करते हैं। निश्चित रूप से इसका मतलब यह नहीं है कि सभी सस्ते बीज खराब होते हैं। कभी कभी उनमें भी अच्छे विकल्प मिल जाते हैं, खासकर यदि आप प्रयोग करना पसंद करते हैं। लेकिन यह हमेशा एक लॉटरी होती है। महंगे पेशेवर बीज लॉटरी नहीं है, ये एक निवेश है। ये आपकी भविष्य की फसल में, आपके समय में और बागवानी से मिलने वाले आपके आनंद में एक निवेश है। और हमारे प्रयोग ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि ये निवेश भरपूर लाभ देते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे इस प्रयोग के उन सबसे चौंकाने वाले पलों की, जिन्होंने हमें सचमुच हैरान कर दिया। पहला झटका हमें बीजों के अंकुरण के दौरान लगा। जहां 20 रुपए के सस्ते बीजों ने 10 में से 9 अंकुरण दिखाया, वहीं महंगे बीजों का अंकुरण 10 में से 10 रहा। अंतर बिल्कुल नाम मात्र का था। शुरुआत में तो ऐसा लगा जैसे हमने बेवजह पैसे खर्च कर दिए। यहां तक कि छोटे पौधे, रासदा भी लगभग एक जैसे ही बढ़ रहे थे, और हम महंगे बीजों के बारे में प्रचलित धारणा को गलत साबित करने के लिए तैयार थे। लेकिन फिर असली मजा आना बाकी था, और यह रहा वह निर्णायक मोड़। पौधों को जमीन में लगाने के बाद जब गर्मियों के बीच में ठंडी बारिश शुरू हुई, तो सस्ते बीजों से उगे टमाटर के पौधे सबसे पहले फाइटोफ्थोरा, एक तरह का फफूंद रोग, के धब्बों से भर गए। हमें उनका तुरंत इलाज करना पड़ा। लेकिन महंगे बीजों से उगे पौधों ने, जैसा कि वादा किया गया था, जबरदस्त प्रतिरोधक क्षमता दिखाई। उन्हें लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा झटका हमें वजन करते समय लगा। महंगे बीजों से उगे पौधों से मिली उपज 40% से ज्यादा निकली। फल बड़े, एक जैसे और देखने में भी बिल्कुल सही थे। वहीं सस्ते बीजों से हमें बहुत सारे छोटे और टेढ़े मेढ़े टमाटर मिले। और आखिर में स्वाद की बात करें तो सस्ते टमाटर बस साधारण थे, थोड़े खट्टे और पानीदार, जबकि महंगे टमाटर मीठे, गूदेदार और उनमें असली टमाटर वाली खुशबू थी। यह अंतर सिर्फ देखने लायक नहीं था, बल्कि अविश्वसनीय रूप से विशाल था। तो आइए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। क्या बीजों के लिए 10 गुना ज्यादा पैसे देना सही है? हमारा जवाब है हाँ, अगर आपको अच्छा परिणाम चाहिए। सस्ते बीज एक लॉटरी की तरह है। आपको भाग्य का साथ मिल भी सकता है और नहीं भी। लेकिन महंगे बीज एक तरह का निवेश है, निश्चितता में, पौधों के अच्छे स्वास्थ्य में, ज्यादा उपज में, और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी फसल की बेहतरीन गुणवत्ता में। आप सिर्फ एक सुंदर पैकेट के लिए नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों और प्रजनकों की सालों की मेहनत और उस बेहतर आनुवंशिकी, जेनेटिक्स के लिए भुगतान करते हैं, जो आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी। ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर हमारा ये प्रयोग आपके लिए उपयोगी था, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे नए तुलनात्मक वीडियो और परीक्षणों को मिस न करें। और अब आपके लिए एक सवाल, बीजों के साथ आपका सबसे सफल या इसके विपरीत सबसे खराब अनुभव कौन सा रहा है? अपनी कहानियां नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। आइए इस पर चर्चा करते हैं।